ओके, आज के इस क्लास में ये हमारा जो है इसके पहले जो एक क्लास हुआ था जिसमें हम ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हुआ था क्योंकि सिग्नल का प्रॉब्लम था, नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से। तो हालांकि उन चीज़ों को मैं फिर से थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करूंगा, लेकिन पहले जो है हम कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा अभी जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, उसमें क्या फीचर्स हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, उनको जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो सिग्नल वाले था ट्रैफिक सिग्नल, उसको मैं फिर से रिपीट करूंगा थोड़ा सा रिवाइज टाइप से, सिंपली, जो क्योंकि बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा ताकि उस क्लास, क्योंकि उस क्लास को मैंने डिलीट कर दिया है, वो जो लाइव क्लास था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि उसके फिर से मुझे थोड़ा सा लेना है आप लोग के उस वाले क्लास को। देखो क्या फीचर्स इस बार के जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें आया है। पहला तो ये है कि रोड सेफ्टी के बारे में बात की गई है। तो दिस प्रमोट्स द इंक्रीज्ड पनिशमेंट फॉर द ट्रैफिक लॉ वायलेटर्स। तो रोड सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रैफिक लॉ को जो है फॉलो किया जाए सही तरीके से। अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे या फिर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे जिम्मेदारी से, तो देन उसके बाद में किसी भी तरह का क्रैश हो सकता है, लोगों की मौत हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार रोड सेफ्टी के लिए जो है पनिशमेंट को जो है इंक्रीज किया गया है। एक पहली बात यह है, दिस अमेंडमेंट एस्टैब्लिशेस स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर द ऑफेंसेस सच एज जुवेनाइल ड्राइविंग, मतलब कि बच्चों का या फिर जो कम एज के लोग हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस लाया गया है और उसके पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है। टॉक्सिकेटेड ड्राइविंग मतलब कि सिंपली सी बात है कि ड्रंक एंड ड्राइव वगैरह का जो होता है उसके लिए जो है पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है। अगर ओवर स्पीडिंग हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है या फिर विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग हो रहा है, तो इन केसेस में जो है पेनाल्टीज को इंप्रूव किया गया है, इंक्रीज किया गया है। दिस अमेंडमेंट फर्दर इंक्रीज द पेनाल्टीज फॉर द ड्राइवर हु डू नॉट वियर हेलमेट। अगर मतलब कि टू व्हीलर ड्राइव कर रहा है तो उस केस में जो है हेलमेट कंपलसरी है, अगर हेलमेट नहीं पहनता तो उसके लिए जो है पेनाल्टीज को इंक्रीज किया गया है। सेकेंड चीज है, इसमें रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किया गया है। तो ये में भी ये क्वेश्चन आए आपको कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में या कौन से मोटर व्हीकल एक्ट में जो है ये रोड सेफ्टी बोर्ड जो है बनाया गया। तो याद रखना है कि ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात है जब रोड सेफ्टी बोर्ड का जो है गठन किया गया है। द एक्ट एस्टैब्लिशेस नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। यही एक्ट जो कि 2019 का अमेंडमेंट एक्ट है, उसने नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किया है। इसका काम क्या है? द बोर्ड विल बी एडवाइज द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन ऑल एलिमेंट्स ऑफ रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल स्टैंडर्ड। जो भी मोटर व्हीकल होगा उसका स्टैंडर्ड क्या होगा ये डिसाइड करेगा ये रोड सेफ्टी बोर्ड। और ये एक्चुअल में जो है एडवाइस करेगा किसको? फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को जो है ये अलग अलग रोड सेफ्टी पर्पसेस के लिए, अलग अलग ट्रैफिक मैनेजमेंट को जो है ध्यान में रखते हुए वो कुछ एडवाइस देगा। दूसरी बात इसमें कहा गया है व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। किसको व्हीकल रजिस्टर, किस टाइप के व्हीकल को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा और लाइसेंसिंग कैसा कैसा होगा, किसको लाइसेंस दिया जाना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए एडवाइस करेगा ये रोड सेफ्टी बोर्ड। रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करेगा रोड सेफ्टी बोर्ड ही। प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजीज है व्हीकल्स में उनको जो है प्रमोट करेगा। जैसे कि अभी जो है जो बाइक्स वगैरह आ रहे हैं, ई मोटर्स आ रहे हैं, ठीक है, ई रिक्शा आ रहा है, इन चीजों को जो है प्रमोट करने का काम करेगा रोड सेफ्टी बोर्ड। तो ये रोड सेफ्टी बोर्ड की बात जो है इस बार के अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ है कंपनसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। जो भी रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो है कंपनसेशन जो है इसमें बताया गया है कि क्या कंपनसेशन होना चाहिए। द एक्ट रेजेस मिनिमम कंपनसेशन फॉर हिट एंड रन एक्सीडेंट्स फॉर फ्रॉम द ₹25,000 to ₹2 lakh।
25,000 से बढ़ा करके 2 लाख तक का जो है हिट एंड रन केसेस में जो है जो एक्सीडेंट होगा उसके लिए ये इसको रेज किया गया है। इस एक्ट के थ्रू जो है कंपनसेशन को इंक्रीज किया गया है। तो पहले ये 25,000 था जो कि हिट एंड रन एक्सीडेंट होता था, खास करके डेथ की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो। अब इसको बढ़ा करके 2 लाख हुआ है। देन फ्रॉम 12,500 टू 50,000 इन केस ऑफ सीरियस डैमेज। अगर सीरियस डैमेज के केस में होता है तो 12,500 रुपए से बढ़ा करके इसको 50,000 रुपए तक कर दिया गया। तो ये कंपनसेशन भी इस बार जो है इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये फाइन में नहीं आता ना, ये कंपनसेशन में आता है। तो फाइन वाले लिस्ट में ये चीज नहीं मिलेगा आपको, तो ये कंपनसेशन को ध्यान रखना है। पहले 25,000 था, वो 2 लाख हो गया डेथ के केस में। अगर जो है पहले 12,500 था तो ये 50,000 हो गया है सीरियस डैमेज के केस में। अब होता क्या है, हिट एंड रन केस में जनरली जो विक्टिम है उसको ये पता नहीं होता कि किसने उसको मतलब जो भी उसको डैमेज किया है वो किसके द्वारा हुआ है। इस केस में जो है कंपनसेशन जो है किससे लेना है, कैसे लेना है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले 25,000 दे दिया जाता था, अब जो है उसको बढ़ा करके 2 लाख दिया गया है, 2 लाख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट। तो अभी जो है कैशलेस ट्रीटमेंट जो है दिया जा रहा है, और कैशलेस ट्रीटमेंट का कुछ रूल्स इसमें जो है सेट किए गए हैं इस अमेंडमेंट एक्ट में। अरेंजमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। देखो यहाँ पे जो है एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये गोल्डन आवर है, ये क्या है। तो गोल्डन आवर क्या होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, जो भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो उसका जो शुरुआती 1 घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि वो जो टाइम होता है उसमें अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट मिले तो उसमें जिंदा रहने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो जो है ज्यादा हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको गोल्डन आवर कहा जाता है। तो ये शब्द कई बार यूज होता है इसमें एक्ट वगैरह में। तो याद रखना है, गोल्डन आवर के टाइम में जो है कैशलेस ट्रीटमेंट को जो है हॉस्पिटल्स को जो है प्रोवाइड करना होगा। इस रूल के हिसाब से कोई भी ट्रैफिक एक्सीडेंट का विक्टिम होगा, अगर वो हॉस्पिटल पहुंचता है या गोल्डन आवर के टाइम में किसी भी तरह का वहां पे सर्विसेज उसको मिलता है, तो उस टाइम में जो है उसको कैशलेस ट्रीटमेंट देना एक तरह से अनिवार्य किया गया है, अरेंज किया गया है इसके लिए। द गोल्डन आवर इज द टाइम पीरियड बिगनिंग 1 आवर आफ्टर द कैटास्ट्रोफी। तो बेसिकली कैटास्ट्रोफी का मतलब यही है, जो आपदा हो रहा है, जो घटना घट रहा है, जो तबाही मची है, उसके बाद का जो शुरू का 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोला गया है। ठीक है, खैर इसको मैंने बता दिया। सर्वाइवल का चांस इस टाइम में बहुत ज्यादा होता है, और इस टाइम में करेक्ट ट्रीटमेंट उसको मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस एक्ट ऑल्सो मेक्स एन एफर्ट्स टू मेक द इंटायर प्रोसीजर कैशलेस। इस टाइम का जो भी प्रोसीजर होगा उसको कैशलेस बनाने की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट फीचर है इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब देखो, इंडिया में 1988 का जब एक्ट आया था तो उस टाइम से भी जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लैक्स थे। उन लैक्स को, उन लूप होल्स को जो है इस बार भरने की कोशिश की गई। द एक्ट आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। ठीक है, मतलब कि ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड का अरेंजमेंट होना चाहिए टू ऑफर मैंडेटरी इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल इंडियन रोड यूजर्स। अब ऑल इंडियन रोड यूजर्स का मतलब ये है कि अगर 2 लोगों के बीच में एक्सीडेंट होता है और किसी तीसरे पर्सन का भी जो है किसी भी तरह से नुकसान होता है, चाहे वो डैमेज हो या फिर डेथ हो या किसी भी तरह का सीरियस इंजरीज हो, तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड अरेंज होना चाहिए, जिससे कि जो है इंश्योरेंस उसको भी प्रोवाइड किया जा सके, जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बात की गई है व्हीकल्स का फिटनेस के बारे में, कि कौन से व्हीकल जो है फिट है नहीं है, उसको रोड पे होना चाहिए या रोड से जो है उसको मतलब कि एक तरह से उसको रिटायर करना चाहिए। ये डिसीजन भी जो है इस एक्ट के थ्रू जो है इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। द एक्ट रिक्वायर्स ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग। तो ये जो है एक ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग इसके लिए जो है कंसिडर किया गया है, ताकि जो है इसको इनहांस किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में। दिस वुड एलिमिनेट करप्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर।
अब ये बात कही गई है कि जो भी भ्रष्टाचार होता है, आप देखो होगे कि हर बारिश के टाइम में जो बसेस होते हैं उनको जो है एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होता है, उसके बाद ही उसको जो है रोड में उतारना होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप देखो कि ज्यादातर बसेस जो है उतर जाते हैं रोड में। अब ये कहीं ना कहीं एक करप्शन को इंडिकेट करता है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में करप्शन है, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स को फिटनेस टेस्ट पास नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो है एक ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग होना चाहिए जो कि करप्शन फ्री होना चाहिए, ये कोशिश की गई है इस एक्ट में। वाइल ऑल्सो एनहांसिंग द व्हीकल रोड वर्थनेस, मतलब कि रोड में उसकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से जो है उसको इनहांस करने की भी कोशिश की गई है। The punishment for willful breach of safety or environmental rules, as well as body part builders and spare part suppliers, has been established. तो कहने का मतलब यह है कि जो पनिशमेंट है इस तरह के रूल्स में ब्रिच करने के लिए, खासतौर पे फिटनेस टेस्टिंग के मामले में, तो उसमें अलग अलग तरह के लोगों को जो है इसमें वो करना पड़ेगा। जैसे कि बिल्डर्स, कौन क्या बॉडी पार्ट्स बनाता है व्हीकल का, उसके लिए, और किस टाइप का बॉडी पार्ट बनाया है, उसमें क्या डुप्लीकेसी हो रहा है, उन सब चीजों के लिए जो है पनिशमेंट का अरेंजमेंट भी किया गया है इसी एक्ट के थ्रू। और ये सेक्शन आएगा आपका व्हीकल फिटनेस वाले सेक्शन में। कंपनसेशन यार, जो भी फिटनेस कंपनीज, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, व्हीकल का फिट इंश्योरेंस है तो वो व्हीकल का कंपनी जो है, इंश्योरेंस का जो कंपनी है वही प्रोवाइड किया जाएगा। और इसीलिए जो है ये जो व्हीकल फंड वो है, ये जो है मतलब इंश्योरेंस फंड जो है ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो है फंड बोर्ड जो है इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है इसको देगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्रूविंग सर्विस यूजिंग ई गवर्नेंस टू इम्प्रूव द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर न्यू ऑटोमोबाइल्स। देखो, कोई भी नए जो वो हैं ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर जो भी व्हीकल्स हैं उनको रजिस्टर करने के लिए ई गवर्नेंस को जो है यूज किया जाना है। अब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो ऑफिस वाला जो चक्कर होता था उसको कम करने के लिए या कागजी कार्यवाही को कम करने के लिए जो है एक तरह का ई सर्विसेज दिए जाने की फीचर इसमें जो है इंक्लूड किया गया है एक्ट 2019 में। रजिस्ट्रेशन एट द डीलर्स एंड हैज बीन enabled while interim registration has been restricted। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नए ऑटोमोबाइल्स के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसमें सुधार करने के लिए, इवन डीलर के एंड से जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको जो है एक्टिव करने के लिए और जो एंट्रीम रजिस्ट्रेशन होता है उसको एक तरह से बैन करने के लिए जो है इसमें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है इसमें बात कही गई है। ये जो एक्ट है वो आरटीओ जो कार्यालय वगैरह है या उसके ऑफिसेस हैं उसको एक तरह से बोलना चाहिए पारदर्शी बनाने की बात कहता है। आरटीओ ऑफिसेस मोर ट्रांसपेरेंट, ताकि जो है किसको जो है सर्विसेज दिया जाना है रजिस्ट्रेशन वगैरह का वो जो है क्लियरिफाई इसमें किया गया है। इट इज सजेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। एक जो है नेशनल रजिस्टर होगा जो कि ड्राइविंग लाइसेंस को जो है रजिस्टर करेगा, एंड अ नेशनल रजिस्टर फॉर व्हीकल रजिस्टर। दूसरा जो है व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन देने के लिए जो है एक रजिस्टर होगा। ये दोनों चीजों के बारे में बात कही गई है। साथ ही साथ जो है इसमें वाहन और सारथी नाम के दो प्लेटफॉर्म जो है इसमें लाया गया है, ताकि जो है इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि आसानी से जो है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाया जा सके इन दो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाहन और सारथी प्लेटफॉर्म आपके इसी एक्ट के थ्रू लाया गया, और ये ई गवर्नेंस को और ई सर्विसेज ऑन ट्रैफिक रूल्स को जो है ये इंक्रीज करने के लिए लाया गया है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म का नाम याद रखना है, दोनों ऐप का नाम याद रखना है, वाहन और सारथी ऐप। इसमें एक नई चीज आई है वो है टैक्सी एग्रीगेटर्स। तो बेसिकली जो है ये जो टैक्सी एग्रीगेटर है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार, टैक्सी एग्रीगेटर। So aggregators are defined as the act as digital intermediators or marketplace that passenger might utilize to connect with the driver for transportation reason
टैक्सी सर्विसेज। अब देखो मैंने उस वाले क्लास में एग्रीगेटर का जो एक लाइसेंसिंग का वो बताया था कि जो टोटल लाइसेंसिंग में कोई भी वायलेशन होता है तो उसके थ्रू उनको जो है फाइन भरना पड़ता है। यहाँ पे जो एग्रीगेटर का जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो आपको समझना होगा। एक्चुअली जो है ये टैक्सी एग्रीगेटर्स का मतलब होता है एक डिजिटल इंटरमीडिएटर की बात हो रही है, एक तरह का मार्केट प्लेस बोल सकते हो, जहां पर पैसेंजर जो है ड्राइवर के साथ में कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है समझो, जहां पर जो है पैसेंजर ड्राइवर के साथ में कनेक्ट हो सकता है। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन रीजन के लिए, मतलब कि टैक्सी सर्विसेज के लिए। इसके लिए एक अलग से पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम जो है लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के थ्रू, जिसको एग्रीगेटर लाइसेंसिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इस लाइसेंसिंग में अगर किसी भी तरह का लूप होता है, किसी भी तरह का वायलेशन होता है, तो उसके लिए भी फाइन रखा गया है इसमें 25,000 रुपए तक का। तो वो चीज अभी हम फाइन वाले को मैं फिर से भी अब बताऊंगा, तो उसमें ये चीज आएगा। तो एग्रीगेटर का मतलब समझ लेना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोई भी पैसेंजर ड्राइवर तक पहुंच सकता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन रीजन, फॉर टैक्सी सर्विसेज के लिए। इस चीज को बोला जाता है टैक्सी एग्रीगेटर्स। ठीक है, तो ये चीज इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार के एक्ट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर है, इसको ध्यान में रखना है आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए यार देखो, वाहन जो ऐप है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है, और लाइसेंस वगैरह के लिए जो पोर्टल है वो सारथी ऐप है। ड्राइवर्स के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए सारथी ऐप है। द स्टेट्स विल प्रोवाइड लाइसेंस टू दीज एग्रीगेटर्स, ये बोल रहा है जो भी राज्य सरकारें होंगी वो लाइसेंस प्रोवाइड करेगा एग्रीगेटर्स को। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रीगेटर्स को लाइसेंसिंग कौन प्रोवाइड करेगा, तो याद रखना है स्टेट्स जो है इसको लाइसेंस जो है प्रोवाइड करेगा एग्रीगेटर्स के लिए। दे मस्ट ऑल्सो कॉम्प्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब ये जो बेसिकली ये डिजिटल मार्केट प्लेस है वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसीलिए जो है इसमें अप्लाई किया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसमें लागू होने वाले हैं टैक्सी एग्रीगेटर्स लॉ में। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है इसमें जो वो है मतलब कि लाइसेंसिंग वायलेशन के केस में इसके फाइन को वो किया गया है, क्लैरिफाई किया गया है कि कितना इसमें वो होगा, फाइन होगा अगर जो है लाइसेंसिंग को वायलेट किया जाता है तो, जो कि 25,000 है। चलो आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा जो है ऑफेंसेस और पेनाल्टीज को इस बार इंक्रीज किया गया है। तो ये मैंने पहले ही क्लास में बताया था, मतलब से पहले ही क्लास में बताया था जब हम एक्ट पढ़ रहे थे उसमें, कि इस बार बहुत ज्यादा जो है पेनाल्टी को इनहांस किया गया है, इंक्रीज किया गया है किसी भी तरह के वायलेशन के केस में। चलो एक जो है इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है समैरिटन्स के लिए। तो समैरिटन्स क्या है? समैरिटन्स का बेसिकली मतलब है एक ऐसे इंसान को जो है वहां पर वो करना, मतलब कि बोलना चाहिए कि आप बोल सकते हो कि एक तरह के अच्छे कॉज के लिए जो है कुछ लोगों को वहां पे अपॉइंटेड करना। ठीक है, जहां पे केसेस वगैरह हो रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, तो आप बोल सकते हो द बिल डिफाइंस अ गुड समैरिटन as a person who renders emergency medical or non-medical assistance to a victim at the scene of the accident। जहां पर भी दुर्घटना हो रहा है तो दुर्घटना का जो साइट है वहां पर पीड़ित व्यक्ति को या विक्टिम को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए या किसी भी तरह का नॉन मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो है उसको अपॉइंट किए जाने के लिए जो है अच्छे समैरिटन्स के लिए। तो समैरिटन एक तरह का इंसान है समझो, जो एक तरह का बोलना चाहिए कि जो इनाम की उम्मीद नहीं करता, किसी भी तरह का कोई पेमेंट की उम्मीद नहीं करता, और वो अपने स्वेच्छा से जो है वो वहां पर लोगों की मदद करना चाहता है, खास तौर पे जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो है अपॉइंट भी इस एक्ट में बात की गई है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए जिनको नॉलेज हो किसी भी तरह से इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए या नॉन मेडिकल असिस्टेंट के लिए। तो इनको जो है आप ध्यान रखोगे, द असिस्टेंट मस्ट हैव बीन इन गुड फेथ, उसकी जो है एक अच्छा विश्वास होना चाहिए, एक अच्छा नेचर होना चाहिए, नियत होनी चाहिए उसकी काम करने की, वॉलंटरी का जो है उसकी नियत होनी चाहिए, विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिवॉर्ड, किसी भी तरह का रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए उस इंसान को। ऐसे लोगों को जो है वहां पर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी।
Such a person will not be liable for any civil or criminal action for any injury to or death of an accident victim caused due to their negligence in providing assistance to the victim। एक इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति को अगर वो लापरवाही करता भी है और उसकी वजह से किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तब भी उसके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता। ये चीज को उसमें क्लैरिफाई किया गया है। तो इसीलिए जो है ऐसे फाइंड करने के लिए बहुत जो उनको दी जाती है। तो एक तरह के वॉलंटियर्स होते हैं ये गुड समैरिटन्स, ठीक है, समैरिटन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, नई चीज है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये शब्द को याद रखना है और ये मे बी क्वेश्चन में आ जाएगा इस बार, तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो अभी जो मैंने कुछ ऐप के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें से कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल का जो है गठन किया गया है इस बार, जो कि इस बार के जो आपके अमेंडमेंट एक्ट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो याद रखना है, जैसे कि मैंने कहा कि रोड सेफ्टी जो है काउंसिल या बोर्ड भी कहा जाता है इसको, तो अभी मैंने बताया था शुरू वाले सेक्शन में, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल। इसका मेन काम ये है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी रोड सेफ्टी पॉलिसीज है उस पर डिसीजन बनाता है, रोड सेफ्टी, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल। एक चीज हो गया इनिशिएटिव में। दूसरा यहाँ पे डैशबोर्ड फॉर रोड एक्सीडेंट। ये डैशबोर्ड काम करेगा, जितने भी डेटाज वगैरह हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको जो है कलेक्ट करेगा, क्या रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितना उनको हेल्प मिल रहा है, इस चीजों का जो है एक तरह का इंफॉर्मेशन होगा नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। इस तरह का डैशबोर्ड जो है एस्टैब्लिश किया गया है इस बार के एक्ट के बाद में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है स्वच्छ सफर एंड सुरक्षित यात्रा। एक कॉमिक बुक है जो लोगों को जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनमें अवेयरनेस फैले सेफ्टी को लेकर के, खास तौर पे जो नए लोग हैं, यूथ हैं, उनको। तो स्वच्छ सफर एंड सुरक्षित यात्रा क्या है, एक तरह का कॉमिक बुक्स है। ये दो कॉमिक बुक्स है, एक का नाम है सुरक्षा सफर और दूसरा है सुरक्षित यात्रा, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट है यहाँ पे वाहन ऐप। तो वाहन ऐप जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए है, जिसमें हम बोल सकते हैं आईसीटी बेस्ड जो है सॉल्यूशन है, जो कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन को जो है एक स्मूथ तरीके से जो है कंडक्ट कराता है। सारथी ऐप है लाइसेंसिंग के लिए। तो सारथी फॉर लाइसेंसिंग एप्स आर बीइंग डेवलप्ड टू कॉम्बैट फ्रॉड इन लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। सारथी ऐप बेसिकली जो है लाइसेंस में जो भी फ्रॉड होता है और फ्रॉड तरीके से जो है लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको रोकने के लिए है, जो कि एक तरह का ट्रांसपेरेंसी लाता है लाइसेंसिंग के दौरान। तो ये दो ऐप है, वाहन और सारथी। तो यहाँ पर दो तरह का जो है आप ये सोच सकते हो इनिशिएटिव में। यहाँ पर है एक नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल है, एक डैशबोर्ड है जहां पे काउंट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ यहाँ पे कॉमिक्स लाया गया है जो कि अवेयरनेस फैलाएगा, वाहन है जो कि रजिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाएगा, और सारथी ऐप है जो कि लाइसेंसिंग फ्रॉड को रोकेगा। इस तरह के इनिशिएटिव इस बार के जो व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसमें लाए गए हैं। तो इनको खास तौर पे ध्यान रखना है। ये इनिशिएटिव से बहुत चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन बने, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इस बार। चलो पेनाल्टीज को यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक बार बता देता हूँ, क्योंकि वो पहले वाले क्लास में वही डिस्टरबेंस हुआ था। तो यहाँ पर पेनाल्टी को मैंने हालांकि एक पीडीएफ दिया था आप लोग को जिसमें ये पूरा लिस्ट अवेलेबल है, आप वहां से चाहो तो अपने हिसाब से उसको रीअरेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हो कि किस चीज में क्या जो है पेनाल्टीज दिया गया है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के हिसाब से एक जो जनरल यहाँ पर सेक्शन 177, देखो हर एक जो है, और ये एक चीज ध्यान रखना है, अगर आर्टिकल से उसको रिलेटेड कोई चीज पूछना है तो वो इसी फाइन से रिलेटेड पूछेगा। समझ में पा रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं? देखो मे भी हो सकता है कि व्हीकल एक्ट के अंदर में जो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग उसके आर्टिकल्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ दे, तो उसमें से पूछेगा तो फाइन वाले सेक्शन से ही ज्यादातर पूछने के चांसेस है। जैसे अगर आपसे बोल दे, पहले तो ऑफेंसेस में पेनाल्टीज नहीं लगाया जाता था, जो जुवेनाइल ऑफेंसेस होता था, मतलब कम एज के या अंडर एज के बच्चे अगर कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए किसी भी तरह का जो है पेनाल्टी नहीं था, तो ये नील था पहले। अब ये 25,000 हो गया है। मे बी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आपसे पूछ दे कि ये कौन से सेक्शन के अंडर में आएगा, तो याद रखना है सेक्शन 199 के अंदर में जो है ये
मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 199 के अंदर में ये नया जो रूल है लाया गया है, जिसमें 25,000 रुपीज का जो है वहां पर गिल्टी होने पर गार्जियन को या ऑनर को जो है वहां पे पेनल्टी दिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये चीज कई बार पूछ देता है कि कौन सा सेक्शन के अंदर में है। अब जैसे यहाँ पे रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन वायलेशन, किसी भी तरह का रूल्स को आप बेसिकली वायलेट करते हो तो पहले 100 रुपए लिया जाता था, अब 500 रुपया है। विदाउट टिकट अगर आप कोई सफर करते हो तो इसके लिए जो है 200 रुपया है, 200 रुपया था पहले, अब ये 500 रुपीज लगेगा। अगर आप स्टेट रोडवेज के बसेस में आप ट्रैवल करते हो विदाउट टिकट तो उस केस में है ये। डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑथोरिटीज, अगर किसी भी तरह का कोई भी आपका एक तरह से कन्वर्सेशन होता है ऑथोरिटीज के बीच में, अगर आप उनकी जो भी वो हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन है या उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको आप डिनाई करते हो, उसको आप वायलेट करते हो या उनके साथ में डिसओबीडियंस है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो सिंपल सी बात है कि आपको एक वायलेशन पेनाल्टी लगेगा, जो कि पहले 500 था, अब 2,000 रुपये इसमें लगने वाला है। ठीक है, रोड अच्छा थोड़ा धीरे पढ़े। अरे यार नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो सब नोट्स ही तो है। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हो तो पीडीएफ देख के थोड़ा सा बाद में कर लेना, अभी नोट्स बनाओगे तो दिक्कत होगा आपके लिए। और देखो यार हमारे पास टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं एकदम स्लो चलूंगा तो फिर दिक्कत है, आप ही लोग बोलोगे कि एकदम स्लो चल रहा है करके, तो मुझे ये जल्दी जल्दी खत्म भी तो करना है। चलो ठीक है, मैनेज करते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइव करते हो तो पहले जो है ये 500 रुपये लिया जाता था, अब ये सीधा 5,000 हो गया है। तो इसीलिए मैंने बोला था जब वो वाला केस आ रहा था, मतलब कि हमारा जो की फीचर्स है या सेलियन फीचर्स है, तो उसमें इसी चीज को बताया गया कि यहाँ पर पेनाल्टीज बहुत इंक्रीज हुआ है इस बारे में। तो विदाउट लाइसेंस आप ड्राइव करते हो, आर्टिकल नंबर 181 याद रखना है ना, हो सकता है लाइसेंसिंग से आर्टिकल पूछ दे, तो आर्टिकल 181 से जो है बिना लाइसेंस के आप ड्राइव करते हो तो 5,000 रुपये लगेगा। अब देखो पहले वाला पेनाल्टीज को आप चाहो तो याद ना रखो, लेकिन वर्तमान पेनाल्टीज को आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर चांसेस हैं कि नए पेनाल्टीज को पूछे। ड्राइविंग विदाउट क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप अंडर एज हो, इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको क्वालिफाइड बनाता है आपको ड्राइविंग के लिए। तो आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको विजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको अंडर एज नहीं होना चाहिए, आपको ट्रैफिक लाइसेंस ट्रैफिक रूल्स का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्वालिफाइड करती है एक ड्राइवर होने के लिए। तो ड्राइविंग क्वालिफिकेशन को आप बिना क्वालिफिकेशन के आप चलाते हो गाड़ी या ड्राइव करते हो तो 10,000 तक का आप जुर्माना लगेगा। पहले 5,000 रुपया था जो कि फाइन था, अब जो है पेनाल्टी 10,000 है। ओवर साइज्ड व्हीकल, ये 182B के अंदर में आता है और इसको ध्यान रखना है क्योंकि पहले इस पे किसी भी तरह का कोई पेनाल्टी नहीं था। तो ऐसी चीजों को खास तौर पे ध्यान रखना है जिसमें पहले पेनाल्टी नहीं था और अब पेनाल्टी लगाया है सीधा 5,000 रुपया। पहले क्या था, ओवर साइज व्हीकल चलाने पर भी कोई पूछताछ नहीं था, कोई किसी भी तरह का पेनाल्टी नहीं था, अब 5,000 लगेगा आर्टिकल नंबर 182B के तहत। ओवर स्पीडिंग करते हो तो ये भी फेमस चीज है ना, कुछ चीजें बहुत फेमस है जिसमें से एक है आपका, ये चीज मैं पहले से आपको थोड़ा सा बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस वाला थोड़ा सा अलग है, इस चीज का आर्टिकल को भी याद रखना है आपको। और ये जो ओवर स्पीडिंग है ये बहुत ही नेचुरल चीज है आजकल जो हो रहा है और बहुत कॉमन है। तो 183 में है ये, तो ड्राइविंग लाइसेंस का 181 में है और वह ये जो है आपका 183 में है। तो पहले 400 रुपये लगता था ओवर स्पीडिंग करने से, अब जो है आपको 10,000 लगेगा, मतलब सॉरी 1,000 लगेगा अगर आप लोअर मीडियम जो व्हीकल चलाते हो वो, और अगर आप मीडियम पैसेंजर व्हीकल चला रहे हो तो 2,000 रुपये लगेगा। इसके अलावा जो है डेंजरस ड्राइविंग पेनाल्टीज, अगर आप रैश ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो पहले 1,000 लगता था, अब 5,000 रुपये लगने वाला है ये भी फेमस है ड्रंक एंड ड्राइविंग केस में, आर्टिकल नंबर 185 में है। आपको आर्टिकल याद भी होना चाहिए क्योंकि ये आपका डेली का एक तरह का राइड भी आपको जानना कि कौन से आर्टिकल में किस चीज के बारे में बात की गई। तो अगर ड्रंकन ड्राइविंग केस है तो आर्टिकल नंबर 185 के तहत पहले 2,000 रखता था, अब सीधा 10,000 रुपए का जो है पेनाल्टीज इसमें इंक्रीज किया गया है ड्रंकन ड्राइव केस में। रेस करते हो आप किसी भी रोड में, पब्लिक रोड में अगर आप रेस करते हो, चाहे बाइक का हो कार का हो, तो उसके लिए पहले 500 रुपये दे करके छोड़ दिया जाता था, अब जो है सीधा 5,000 रुपये लगेगा अगर आप किसी भी तरह का रेसिंग करते हो रोड वगैरह में तब।
जुवेनाइल ऑफेंसेस में यार 25,000 तो लगना ही है। इसके अलावा जो है 3,000 का, सॉरी 3 साल का जो है इम्प्रिजमेंट हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है ना कि इसके लिए ऑप्शन दिया जाता है कि कई बार जो है आप इम्प्रिजमेंट से बच जाते हो, लेकिन 25,000 रुपीज जो है आपको भरना पड़ता है। और इम्प्रिजमेंट से बचने के लिए जो है कई बार जो है उसमें भी पेनाल्टीज को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन हाँ, रूल कहता है कि अगर आप जुवेनाइल हो तो गार्जियन को, ऑनर को जो है 25,000 रुपीज प्लस 3 साल का जो है इम्प्रिजमेंट जो है इसमें दिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का या इस एक्ट के तहत जो है पेनाल्टीज इसमें लगाए गए हैं। चलो आगे हम बढ़े तो व्हीकल विदाउट परमिट, कोई भी व्हीकल जिसके पास परमिट नहीं है, चाहे वो बस का हो, ट्रक का हो, किसी भी तरह का व्हीकल है उसमें कोई परमिट नहीं है उसके पास, और फिर भी वो चल रहा है, तो उसके लिए पहले 5,000 लगता था, अब 10,000 का पेनाल्टीज इसमें होगा। ये जो मैंने कहा था एग्रीगेटर्स का, जिसके टैक्सी सर्विसेज वाला जो एग्रीगेटर्स हैं, अगर वो किसी भी तरह के लाइसेंसिंग को वायलेट करते हैं, मतलब कि मैंने बताया कि एग्रीगेटर्स के लिए एक नया ही लाइसेंसिंग सिस्टम लाया गया है उसमें, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ये लाया गया है। अगर वो एग्रीगेटर को जो भी लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने का रूल्स है उसको वायलेट किया जाता है, तो 25,000 से 1 लाख तक का जो है इसमें पेनाल्टीज इसमें लगाया गया है। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख तक का जो है इसमें पेनाल्टीज होगा एग्रीगेटर्स के लिए। ये खास तौर पे ध्यान रखना है, पहले ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि पहले एग्रीगेटर वाला सिस्टम ही इतना एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब ये जब से एग्रीगेटर्स लाया गया है तब से इसका ये पेनाल्टीज को ध्यान में रखना है आपको। ओवरलोडिंग करने पर जो है पहले 2,000 रुपये था, अब जो है यहाँ पर 20,000 रुपया है। पहले 2,000 और 1,000 पर एक्स्ट्रा टन लिया जाता था। अगर कोई भी जो ड्राइवर है कोई भी व्हीकल में अगर उसने कोई भी ओवरलोडिंग किया है तो पहले 2,000 तो उसका फाइन है, पेनाल्टीज है, और हर एक टन के ऊपर में 1,000 रुपये पेनाल्टी देना पड़ता था। अब ये इंक्रीज होकर क्या हुआ है, सीधा 20,000 हो गया है 2,000 से। और जो पहले 1,000 पर एक्स्ट्रा टन होता था अब वो 2,000 पर एक्स्ट्रा टन हो गया है। ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर, ये पहले कुछ नहीं था, अब जो है ओवरलोडिंग पैसेंजर में जो है ओवरलोड करोगे, मान लो 50 सीटर बस है, उसमें 50 के बजाय 60 लोग बना मतलब बिठा दिए हो, तो हर एक एक्स्ट्रा पैसेंजर पर 1,000 आपको देना पड़ेगा। सीट बेल्ट, ये फेमस चीज है, और सीट बेल्ट में बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं। तो पहले तो 100 रुपये लगता था, अब ये सीधा 1,000 रुपये लगने वाला है। सीट बेल्ट के लिए आर्टिकल नंबर है 194B। ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स में भी ओवरलोडिंग करते हैं, तो उसके लिए जो है जैसे 2 लोग बैठना है, अब 3 लोग बैठ गए, तो उसके लिए जो है पहले 100 रुपये देना पड़ता था, अब जो है 2,000 प्लस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स में याद रखना है, कई बार क्या होता है कुछ लोग बिजनेस पर्पस के लिए भी टू व्हीलर को यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे सामान कहीं पे लाद के ले जा रहे हैं बाइक वगैरह में, है ना, तो वो भी ओवरलोडिंग केस में ही आता है कि कितना सामान वो रख सकता है ऐसा करके। इसके अलावा जो है नॉट प्रोवाइडिंग वे ऑफ इमरजेंसी व्हीकल्स, अगर आप इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देते हो, जैसे कि किसी भी तरह से अगर इमरजेंसी व्हीकल का मतलब है यहाँ पर सिंपल से बात है एम्बुलेंस वगैरह को आप नहीं देते हो रास्ता, ठीक है, तो अगर उस केस में अगर आपने ऐसा किया तो आर्टिकल नंबर 194E के तहत जो है पहले कुछ भी नहीं था, अब सीधा 10,000 रुपये है। तो ये भी खास तौर पे आपको याद रखना है, पहले ये इसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगता था अगर आपने इमरजेंसी व्हीकल्स को या खास तौर पे एम्बुलेंस वगैरह को रोक देते हो या रास्ता नहीं देते हो तब भी कुछ नहीं होता था, अब 10,000 तक का जो है पेनाल्टी इसमें भरना पड़ सकता है। ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, अगर आपके पास इंश्योरेंस का कागज ही नहीं है, इसका भी आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल नंबर 196 जो है ड्राइविंग इंश्योरेंस से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें पहले 1,000 लगता था, अब अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराते हो और फिर भी ड्राइव कर रहे हो तो आपको 2,000 का पेनाल्टी देना पड़ेगा, डबल हुआ है। आर्टिकल नंबर, हाँ यार दोनों चीजें हैं, आर्टिकल नंबर 194A के तहत जो है 194 में जो है ओवरलोडिंग में बेसिकली जो है आपके गुड्स वगैरह हैं, जो भी आपका कोई ट्रक वगैरह है जो हैवी गुड्स वगैरह लेकर के जाता है, तो उसके लिए है कि हर ट्रक की एक कैपेसिटी होगा और उतना ही टन उसमें वजन डाला जा सकता है।
ज्यादा वजन डालोगे तो हर 1 टन के लिए जो है आपको पेनाल्टी 2,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलो, ये जुर्माने वगैरह को मैंने यहाँ हिंदी वाला सेक्शन यहाँ पे डाल दिया है। और रही बात जो चीजें अभी मैं बता रहा हूँ वो सब हिंदी में भी आपको पीडीएफ में अवेलेबल होगा। यहाँ पे डिस्टर्ब होता है करके मैंने दोनों स्लाइड नहीं डाला है, तो मैं बाद में उसको ऐड करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। चलो, कुछ ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स। तो आपके जो सिलेबस है उसमें जो है आपके एक्ट के अलावा भी जो है बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात की गई। पहला ही टॉपिक है यही, और एक्ट को तो बाद में किया गया है। लेकिन देखो, ये जो ट्रैफिक रूल्स अभी हैं ये सारे के सारे आपके एक्ट पे ही बेस्ड हैं, 2019 एक्ट। हालांकि ज्यादातर चीजें जो है 1988 के ही एक्ट से लिया गया है, बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। और सिंपल सा रूल है, आपको कभी ना कभी ये चीजों के बारे में पता ही होगा, आपने जाना भी होगा, तो यहाँ पे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जनरल टिप्स में आपको ध्यान रखना है। पहला तो ओबे ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स, बोर्ड्स एंड साइंस। पहला काम है आपका, जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स है उसका पालन करना, जो भी बोर्ड्स आपको दिख रहा है उसका पालन करना, जो साइन आपको समझ आ रहा है उसका पालन करना। ये पहला जो है आपके लिए टिप्स होता है किसी भी सेफ्टी रूल्स में, किसी भी ट्रैफिक रूल्स में, किसी भी रोड सेफ्टी रूल्स में। सेकंड है यहां पर एडहेयर टू परमिटेड स्पीड लिमिट। आपको जो है परमिटेड स्पीड लिमिट पे ही चलना है। जहां पर लिखा है कि इतना 40 के स्पीड है, 30 के स्पीड है, तो उतने ही स्पीड में आपको चलाना है, कोई भी आप व्हीकल जो है ड्राइव कर रहे हो तो। तीसरा चीज है यहाँ पे डू नॉट ड्रंक एंड ड्राइव। किसी भी हाल में शराब पी के आपको गाड़ी नहीं चलानी है। ऑलवेज कैरी योर ड्राइविंग लाइसेंस। हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस को कैरी करना है। एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज व्हीकल रजिस्ट्रेशन। जो भी आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसको, इंश्योरेंस का कॉपी आपके पास होना चाहिए। रोड टैक्स और पीयूसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो इसको हमेशा आपके पास में कैरी करना चाहिए। ये आपका टिप्स में आता है। वियर सीट बेल्ट ऑलवेज वाइल इन मूविंग व्हीकल्स। जो भी आपका व्हीकल अगर मूव कर रहा है, मतलब कि खड़ी हुई है तब की तो बात नहीं है, लेकिन मूविंग व्हीकल में आपको हमेशा सीट बेल्ट को पहनना है। Do not use your cell phones while driving. In case of urgency, park on the left and answer the cell. अगर किसी भी हाल में आपको इमरजेंसी है, फोन कॉल उठाना, तो लेफ्ट में पहले पार्क करो, देन आपको कॉल का आंसर देना है, ठीक है। तो डू नॉट यूर सेल फोन्स वाइल डू नॉट यूज योर सेल फोन वाइल ड्राइविंग। जब भी ड्राइव कर रहे हो सेल फोन को यूज नहीं करना है। अगर आपको कॉल का आंसर करना है तो पहले पार्क करना पड़ेगा। यूज द इंडिकेटर और हैंड सिग्नल्स वाइल चेंजिंग लेन्स। अगर आप लेन को चेंज कर रहे हो तब आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, या फिर हाथों का यूज करना है सिग्नल देने के लिए। स्टे अलर्ट एंड कंसिडरेट स्पेशली टू सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप्ड एंड चिल्ड्रन। हमेशा कंसिडर करना है आपको सीनियर सिटीजन्स को, उनके लिए, हैंडीकैप्ड के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए, कि अगर वो कहीं से आ रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो उनके थोड़ा सेफ्टी के लिए आपको अलर्टनेस होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि सीनियर सिटीजन को अगर आप बस में हो तो आपको उनको सीट देनी चाहिए, हैंडीकैप को सीट देनी चाहिए, चिल्ड्रन को सीट देनी चाहिए। अगर रास्ता देने की बात है तो उनको कोई, जैसे कि हैंडीकैप जो व्हीकल्स होते हैं उनको आपको रास्ता देना चाहिए। बच्चे अगर कहीं पे खेल रहे हैं तो वहां पे आपको अलर्ट होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारी चीजें वो है इस पॉइंट पे आपका आता है। अवॉइड सडन ब्रेकिंग एंड हार्श एक्सेलरेशन। आपको अचानक से ब्रेक भी नहीं लगाना है और अचानक से आपको एक्सेलरेट भी नहीं करना है। आपको तुरंत से आपको स्पीड भी बढ़ाना नहीं है। नेवर यूज द क्लच एज फुट रेस्ट वाइल ड्राइविंग। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमेशा आपको क्लच को जो है यूज नहीं कर। नेवर यूज द क्लच एज ए फूड रेस्ट। अगर आपको पैरों में थकान है तो उसको ऐसे यूज नहीं करना है कि आपको क्लच में जो है पैर को रखना है जब आप ड्राइव करें। बेसिक सी चीज है हालांकि ये। यूज पे एंड पार्क आइलैंड एंड अवॉइड पार्किंग ऑन द रोड। मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपको रोड में पार्क नहीं करना है। इस चीज को खास तौर पे आपको ध्यान देना है। जहां पर भी पार्क वगैरह बनाए गए हैं, पार्किंग बनाए गए हैं, वहां पर आपको पे करना जरूरी है और पे करना भी चाहिए। डू नॉट ओवरलोड योर व्हीकल्स विथ इधर लगेज और पैसेंजर। कभी भी आपको ओवरलोडेड व्हीकल को जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए, चाहे लगेज से हो चाहे पैसेंजर से हो।
अगर वहां पे आपके जो व्हीकल है वो 5 सीटर है तो 10 लोग को नहीं बिठाना चाहिए, या 6-7 लोग को भी नहीं बिठाना चाहिए। और अगर जहां पर भी आपका व्हीकल जितना लोड ले सकता है उससे ज्यादा लोडिंग भी नहीं करनी चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। पहला है पेडेस्ट्रियंस के लिए, जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए क्या जो है सावधानी उनको बरतनी चाहिए। पहला है यहाँ पे, रोड मस्ट बी क्रॉस्ड ओनली एट मार्क्ड क्रॉस वॉक। हमेशा पैदल यात्रियों को तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए जहां पर क्रॉस वॉक का मार्क बना हुआ है, जहां से क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करते टाइम हमेशा लेफ्ट राइट, लेफ्ट जो है देखना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट हमेशा लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए, अगेन लेफ्ट देखना चाहिए, उसके बाद में जो है क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द साइड वॉक, हमेशा जो है आपको साइड वॉक की तरफ, जो फुटपाथ होता है वहां पे जो है वॉक करना चाहिए अपने साइड में। हेल्प द फिजिकली चैलेंज्ड एंड एल्डरली टू क्रॉस, हमेशा क्रॉस करने के लिए जो भी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। When you are accompanying a child whilst crossing, ensure you are holding his or her hand. Teach younger children basic rules of traffic in a way that is comprehensible to them. वो जैसा समझते हैं उस हिसाब से उनको सिखाना चाहिए। जब भी आप उनको क्रॉस कराते हो तो आपका हाथ उसके हाथ को पकड़े रहना चाहिए। अपने बच्चों को बेसिक ट्रैफिक रूल्स जो है सिखाना चाहिए। ये एक पैदल यात्री का फर्क है। तो ये हर कैटेगरी में है, चाहे वो ड्राइव कर रहा हो चाहे पैदल यात्री हो। तो बेसिकली पैदल यात्री वाले केस में इसलिए दिया है, जब आप उनको क्रॉस कराते हो तो उस टाइम में आप उनका हाथ जो है आप होल्ड करके रखना है। डू नॉट परमिट चिल्ड्रन टू प्ले ऑन द स्ट्रीट, कभी भी बच्चों को सड़कों पे खेलने नहीं देना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी यहाँ पे टू व्हीलर्स राइडर्स के लिए, जो टू व्हीलर दोपहिया वाहन चला रहे हैं उनके लिए क्या है। पहला तो है ऑलवेज वियर हेलमेट्स, हमेशा हेलमेट पहनकर ही बाइक चलानी चाहिए। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, कभी भी शराब पी के नहीं ड्राइव करना चाहिए। नेवर स्टॉप एब्रप्टली इन ट्रैफिक, कभी भी अचानक से सड़कों पर या जो भीड़ भाड़ है वहां पे रोकना नहीं चाहिए बाइक को या गाड़ी को। ऑलवेज मूव टू द लेफ्ट एंड देन स्लो डाउन, जब भी आपको रोकना है तो पहले धीरे धीरे आपको लेफ्ट में जाना चाहिए, देन उसके बाद में स्लो डाउन करते हुए आपको रुकना चाहिए। स्टॉप और स्लो डाउन वाइल व्हीकल्स एंड अलाउ द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस रोड्स एट अनमैन्ड और सिग्नल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, चाहे वहां पर सिग्नल जेब्रा क्रॉसिंग हो ना हो, लेकिन अगर कोई अलाउ मतलब कि कोई क्रॉस रोड कर रहा है, कोई भी पेडेस्ट्रियन या कोई भी पैदल यात्री, उनको अलाउ करना चाहिए और उस टाइम में आपको रुकना चाहिए या फिर स्लो डाउन हो जाना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स बोर्ड एंड सिग्नल, एक तरह से बोलना चाहिए साइनेज को जो है या बोर्ड्स को या सिग्नल्स को जो है आपको फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स को किसी भी हाल में उनको वायलेट नहीं करना चाहिए। कुछ रूल्स यहाँ पे और है, डू नॉट राइड एट हाई स्पीड, इफ यू लूज कंट्रोल योर लाइफ मे बी एट स्टेप। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हाई स्पीड करते हो, अगर कंट्रोल खो देते हो तो आपकी जान खतरे में आ सकती है। डू नॉट फॉरगेट टू वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, हेलमेट शुड बी ISI मार्क। यहाँ पे हेलमेट के बारे में ये रूल है, खासतौर पे एक्ट में ये लिखा भी गया है और आपको इसके लिए पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है कि आपका जो हेलमेट है वो ISI मार्क होना चाहिए। किसी भी तरह का जो है ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जो कि कभी भी टूट सकता है। यूज यूर लाइट्स वाइल राइडिंग एट नाइट, हमेशा अपने हेडलाइट्स को यूज करना चाहिए नाइट के टाइम में। डू नॉट राइड और व्हील्स डू नॉट राइड और व्हील योर व्हीकल ऑन द फुटपाथ, कभी भी अपने गाड़ी को अपने बाइक को फुटपाथ पे नहीं चलाना चाहिए। वाइल पासिंग अ स्टेशनरी वाइल व्हीकल अलाउ इनफ क्लियरेंस फॉर द कार डोर्स, जब भी आप किसी कार के पास से गुजरते हो ना तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर अचानक से कार डोर को ओपन करता है तो आपकी हालत खराब हो सकती है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज के सेकेंड या थर्ड सेम में था तो मेरा एक दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक खरीदा था और वो हमारे कॉलेज में पहला पर्सन था जिसके पास बाइक थी। अदरवाइज किसी के पास बाइक नहीं थी उस टाइम, हम लोग सब साइकिल से जाते थे। तो उसने पहली बार लाया बाइक, पहला ही दिन था और उसने बड़ा शो ऑफ किया, हम लोग को बता रहा था और हम लोग बड़े जलस थे कि इसके पास बाइक आ गया करके। जब हम लोग शाम को जा रहे थे ग्रुप में तो एक कार वाला अपना कार का जो वो है डोर है अचानक से खोला
और ये उसमें जाकर टकरा गया, तो इसके जो इलेक्ट्रिक बाइक थी वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे उस टाइम में, मतलब इतने लिटरली वो टुकड़े हो गए थे, उसके चक्के अलग हो गए थे उसका, और कुछ अलग हो गया था। तो हालांकि बेचारे ने बनवा के दिया था उसको, कैसे बनवाया भगवान जाने, लेकिन ये हुआ था। तब से मुझे जब भी किसी का कार डोर वाला चीज आता है तो वही स्टोरी याद आती है। तो ये नहीं करना है आपको, हमेशा एक क्लियरेंस देना है ताकि कार डोर ओपन हो तब भी आप उस पर टकराओ ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। मोटर व्हीकल ड्राइवर, अगर आप मोटर व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, चार पहिया ड्राइव कर रहे हो या किसी भी तरह का हैवी व्हीकल भी ड्राइव कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है। पहला है यहाँ पे, ड्राइव विद इन द स्पीड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग लोकेशन पे उसको फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से जो है आपको ड्राइव करना चाहिए। आइडियली वन शुड ड्राइव एट अप्रोक्सीमेटली नॉट मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर नियर बसी प्लेसेस सच एज मार्केट्स एंड रेजिडेंशियल एरिया। कहीं पर भी ये चीज को, अच्छा मैं कल के क्लास में आप लोग को ये चीज बताऊंगा भी कि कौन कौन से लोकेशन में क्या क्या स्पीड डिसाइडेड है इस एक्ट के थ्रू, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से लोकेशन में कितना स्पीड लिमिट होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है या मार्केट प्लेस है वहां पे 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेट जो है स्पीड लिमिट दिया गया है। कीप व्हीकल फिट, अपने व्हीकल्स को हमेशा फिट होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टॉप और स्लो डाउन योर व्हीकल एंड अलाउ द पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस रोड, ये वही चीज है जो इसके पहले आपके टू व्हीलर के लिए भी रूल फॉलो होता है, हमेशा रुकना चाहिए या अलाउ करना चाहिए पैदल यात्रियों को। ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, ये भी आपको जब भी आपके जनरल टिप्स वाले सेक्शन में भी ये है कि जब भी आप ड्राइविंग करते हो फोर व्हीलर खास तौर पे, तो आपको सीट बेल्ट पहनना ही चाहिए। अवॉइड रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, किसी भी तरह से आपको रैश ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये वाला केस भी आपके टू व्हीलर में भी है, फोर व्हीलर में भी इस चीज को आना है, हैवी व्हीकल्स में भी ये चीज आना है। ड्रिंक एंड ड्राइव, हमेशा आपको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, किसी भी हाल में आपको मोबाइल फोन को यूज नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो वो वही जनरल टिप वाले में जो बताया था कि आपको लेफ्ट में जाना है, स्लो डाउन करना है, रुकना है, देन उसके बाद में आपको सेल का आंसर करना चाहिए, कॉल का आंसर करना चाहिए। इन केस ऑफ अर्जेंट कॉल, ये वही चीज है। टर्न द ब्रेक लाइट ऑन बिफोर स्टॉपिंग सो दैट द व्हीकल बिहाइंड कैन अवॉइड अ कोलिजन, अगर आप ब्रेक लगाने वाले हो तो ब्रेक लगा रहे हो तो पीछे की लाइट या ब्रेक लाइट जिसको बोलते हैं वो ऑन होना चाहिए, ताकि पीछे वाले जो ड्राइवर है उसको पता चले कि आप ब्रेक लगा रहे हो या स्लो डाउन हो रहे हो, ताकि कोलिजन से बचा जा सके, टकराहट से बचा जा सके। नेक्स्ट है पेरेंट्स के लिए क्या यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स क्या है, या उनके लिए क्या जो है बेसिक सेफ्टी रूल्स होना चाहिए। तो पहला तो यह है कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल जर्नी के टाइम में जो है उनको सेफ्टी के लिए उनको एक तरह से अवेयरनेस होना चाहिए। स्कूल जर्नी का मतलब यह है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल के लिए बसेस का यूज करते हैं या अलग अलग व्हीकल्स का यूज करते हैं स्कूल तक ट्रैवल करने के लिए, तो उस कंडीशन के लिए पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके सेफ्टी के लिए। It must be ensured that the mode of transport arranged by school or themselves is safe. हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ट्रांसपोर्ट अरेंज किया गया है स्कूल के द्वारा हो या खुद के द्वारा हो वो सेफ होना चाहिए। पेरेंट्स मस्ट बी प्ले द रोल ऑफ विजिलेंट ऑब्जर्वर, नोट डाउन वायलेशन कमिटेड बाय स्कूल बसेस एंड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज, जो भी अथॉरिटीज होगा उनको रिपोर्ट करना चाहिए अगर आपको ये चीज पता चलता है कि स्कूल बसेस के टाइम में जो है वायलेशन हुआ है किसी भी तरह से, तो ताकि बच्चे सेफ रहें इसमें। पेरेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन पीटीए मीटिंग एंड डिस्कस द सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए जो भी सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी सुरक्षा के वो हैं, सावधानियों के जो भी उपाय हैं उनको डिस्कस करना चाहिए पेरेंट्स टीचर्स जो अलाउंस होता है या फिर जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसमें। Parents must ensure that the children acquire the right knowledge and skill for safe use of road, अपने सड़कों को कैसे यूज करना है, कब क्रॉस करना है, किस साइड में चलना चाहिए, इन सब का नॉलेज के लिए पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों को सही नॉलेज पहुंच रहा है या नहीं, रोड में कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, कैसे यूज करना है। दे शुड टीच देयर children the basic rules of the road, how to walk and cross the road, ठीक है, कैसे चलना है, क्या रूल्स को फॉलो करना है और कैसे क्रॉस करना है। हाउ टू अलाइट एंड बोर्ड्स
बोर्ड अ बस एटसेट्रा। ठीक है, किस तरह से बस के किस किनारे में रहना चाहिए, कहां से क्रॉस करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है पेरेंट्स को बताना चाहिए। अडल्ट शुड नॉट अलाउ माइनर चिल्ड्रन टू ड्राइव, कभी भी माइनर को, बच्चों को चलाने नहीं देना चाहिए अपने व्हीकल्स को या बाइक को। चिल्ड्रन आर वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड देयर फॉर पेरेंट्स मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बाई मेटिकुलसली ऑब्जर्विंग इवन स्मॉल ट्रैफिक रूल्स। बच्चों में क्या होता है ना, एक उत्सुकता होती है और वो फॉलोअर होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स जैसा एग्जांपल सेट करेंगे ड्राइविंग के टाइम में ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, वैसा बच्चे सीखेंगे। अगर बच्चे देखेंगे कि उनके माँ बाप खुद सीट बेल्ट नहीं बांध रहे तो वो भी इस चीज को ध्यान में देंगे कि आगे चल के सीट बेल्ट बांधने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे हेलमेट पहनते नहीं देखेंगे पेरेंट्स को तो वो भी इस चीज को सीखेंगे। ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते देखेंगे तो वो भी इस चीज को सीखेंगे। तो इसलिए जो है पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करे। ठीक है, चलो तो ये हो गया बेसिक जितने भी हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो सेफ्टी रूल्स हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं या ड्राइविंग रूल्स है, उनको हमने डिस्कस किया। सारे हमने सेलियंट फीचर्स, हमने जो एक्ट है उसको हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने जो है जितने भी हमारे फाइन्स वगैरह है उसके रिलेटेड जो क्लॉजेस है, उनसे रिलेटेड जो सेक्शन है उसको डिस्कस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हमने पढ़ा। ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो इनको ध्यान में रखना है। अभी अब जो है 2 टॉपिक और बचा है आप लोग का, बेसिकली ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड, और एक और टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह के बारे में और जो स्पीड का वो है लिमिट है, वो चीज मैं जो है आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। चलो अभी के लिए इतना ही।